अर्नव पुलिस ऑफिसर्स के पास आता है और उस गड्ढे के अंदर देखता है। अंदर का नज़ारा देखकर अर्नव का सर चकरा जाता है। उस गड्ढे के अंदर एक साथ 7 लोगों की लाश थी। उन लाशों को देखकर अर्नव बाकी ऑफिसर्स की तरह शॉक्ड रह जाता है। इंस्पेक्टर शर्मा अर्नव के पास आते हैं। वो घबराते हुए अर्नव से कहते हैं, सर, उस हाथ के आसपास खुदाई करने से ये निकला। टोटल 7 लाशें हैं। इनकी गर्दन आधी कटी हुई है। इनकी कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा है कि इन सब की मौत 3 से 4 दिन पहले हुई है। अर्नव इंस्पेक्टर शर्मा की बात सुनता तो है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उसके सामने का ये सीन इतना भयानक था कि ऐसा कुछ अर्नव ने अपने करियर में कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद अर्नव खुद को संभालता है और इंस्पेक्टर शर्मा से कहता है, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ फौरन। इंस्पेक्टर शर्मा कहते हैं, सर, मैंने उन्हें कॉल कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। अर्नव आगे कहता है, क्या इन डेड बॉडीज के पास कुछ ऐसा मिला है जिससे इनकी पहचान हो सके, जैसे कोई आईडी कार्ड या कुछ और? इंस्पेक्टर शर्मा कहता है, नहीं सर, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला है और इनकी बॉडी अब इस हालत में नहीं है कि इन्हें पहचाना जा सके। जिसने भी इनका मर्डर किया है उसने इसकी पूरी तैयारी कर ली थी। अर्नव अपने आसपास देखते हुए कहता है, अभी तो यहाँ बहुत अंधेरा है। एक काम करो, कल सुबह होते ही यहाँ एक और सर्च ऑपरेशन करो। हमें इस जंगल में उस मर्डर तक पहुँचने का कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। इंस्पेक्टर शर्मा कहते हैं, यस सर। अर्नव हम कहकर अपने दाईं तरफ देखता है और किसी को ढूंढते हुए कहता है, गोपाल। लेकिन गोपाल वहां नहीं था। अर्नव अपने आसपास देखने लगता है। उसे कुछ दूरी पर एक पेड़ के पीछे गोपाल खड़ा दिखता है। अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि गोपाल सबसे दूर वहां क्या कर रहा है। अर्नव उसके पास जाकर कहता है, क्या हुआ गोपाल, तुम ठीक तो हो ना? गोपाल पेड़ के पीछे उल्टियां कर रहा था। वो रुमाल से अपना मुंह पोंछते हुए जवाब देता है, सर, ये सीन देखकर कोई ठीक रह सकता है क्या? अर्नव गोपाल की टांग खींचते हुए कहता है, अरे तुम इतने में ही डर गए। मैं तो तुम्हें लेकर उस गड्ढे में उतरने वाला हूँ। हमें वहाँ इन्वेस्टिगेशन करना है। ये सुनते ही गोपाल सदमे में आ जाता है। वो डर से हकलाते हुए कहता है, मैं नहीं जाने वाला उस गड्ढे में और आप भी मत जाइए। सर, आप समझते क्यों नहीं, ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं है। अर्नव चौंक जाता है और कहता है, नॉर्मल मर्डर मतलब? गोपाल अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, सर, यहाँ एक साथ 7 लाशें मिली है और सबके गले आधे कटे हुए हैं। इसका साफ मतलब है कि यहाँ कोई तांत्रिक क्रिया हुई है और इन लोगों की बलि दी गई है। अर्नव गोपाल की बातें सुनकर चौंक जाता है। वो हैरानी से गोपाल को देखते हुए कहता है, बलि दी गई है मतलब? गोपाल अर्नव को समझाता है, सर, यहाँ के जंगल में कई तांत्रिक और अघोरी अपनी साधनाएं करते हैं। उनमें से कुछ साधनाओं में किसी जानवर या इंसान की बलि दी जाती है। मुझे लगता है कि इन लोगों की भी बलि दी गई है। अर्नव कहता है, गोपाल तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो कि इनकी बलि ही दी गई है? ये किसी लोकल गैंग का काम भी तो हो सकता है। गोपाल कहता है, सर, जरा उन लाशों को ध्यान से देखिए। उन्हें एक ही तरीके से मारा गया है और उनके शरीर के ऊपर लाल रंग का कोई पाउडर डाला गया है। कौन सा गैंग किसी को मारने से पहले ऐसा करता है? गोपाल की बात सुनकर अर्नव फिर से उस गड्ढे के किनारे आकर उन लाशों को देखता है। वो देखता है कि गोपाल बिल्कुल सही कह रहा था। उन डेड बॉडीज पर सच में कुछ लाल पाउडर जैसा बिखरा हुआ था। अब तक वहां फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी थी और वो लोग उस गड्ढे के अंदर जाकर उन डेड बॉडीज से सैंपल्स कलेक्ट कर रही थी। अर्नव उनमें से एक आदमी से कहता है, ये बॉडीज के ऊपर लाल पाउडर जैसा क्या है? फॉरेंसिक टीम का वो आदमी कहता है, सर, ये सिंदूर जैसा कुछ लग रहा है। ये सुनकर अर्नव भी सोच में पड़ जाता है। उसे भी अब गोपाल की बात सही लग रही थी लेकिन पूरी तरह से नहीं। अर्नव खुद से कहता है, हो सकता है किसी अंधविश्वासी इंसान ने बलि के नाम पर इन लोगों का मर्डर कर दिया हो। वो खामोशी से वहां खड़ा उन लाशों को देखता रहता है। सुबह के 9:30 बजे थे। सुहानी और निशा सेंट थॉमस कॉलेज के कैंपस में खड़े विवेक का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में विवेक उन दोनों के पास पहुंचता है। निशा उस पर गुस्सा होकर कहती है, तुम्हें पता नहीं क्या कि आज हम कितना इम्पोर्टेंट काम करने आए हैं? तुम टाइम पर नहीं आ सकते। विवेक जल्दबाजी में कहता है, अरे, ये सब बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी ये बताओ कि प्लान क्या है? निशा मुस्कुराते हुए कहती है, प्लान तो स्टार्ट हो चुका है। सुहानी और विवेक हैरानी से निशा को देखने लगते हैं। विवेक निशा से कहता है, प्लान स्टार्ट हो गया है, लेकिन कब हुआ? निशा कहती है, जस्ट वेट एंड वॉच। इसके बाद वो तीनों पद्मिनी के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं।
थोड़ी देर में पद्मिनी कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर निकलती है। पद्मिनी को देखते ही सुहानी थोड़ी घबरा जाती है। उसे पद्मिनी के ऑफिस में हुआ इंसिडेंट याद आ जाता है। सुहानी निशा की तरफ देखती है। इस वक्त निशा के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। आज पद्मिनी खुद ही अपनी कार ड्राइव करके कॉलेज आई थी। वो चलकर अपने कार के पास पहुंचती है और कार का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। कुछ ही पलों में पद्मिनी की कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ जाती है। पद्मिनी को वहां से जाते देखकर सुहानी और विवेक परेशान हो जाते हैं। विवेक हड़बड़ाते हुए निशा से कहता है, तुम्हारे प्लान का क्या हुआ? पद्मिनी तो जा रही है। निशा रिलैक्स होकर कहती है, वो कहीं नहीं जाएगी। विवेक और सुहानी कंफ्यूज होकर निशा को देखने लगते हैं। पद्मिनी की कार जो कुछ मीटर ही आगे बढ़ पाई थी, वो रुक जाती है। कार के रुकते ही निशा के चेहरे की स्माइल थी बढ़ जाती है। निशा अपनी आंखों से पद्मिनी की कार की तरफ इशारा करते हुए कहती है, देखो, पद्मिनी तो यही है। ये देखकर विवेक और सुहानी चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि निशा क्या करने की कोशिश कर रही है। पद्मिनी कार से बाहर निकलती है और अपने कार के चारों टायर को देखने लगती है। उसकी नज़र कार के पीछे वाले राइट टायर पर पड़ती है। वो टायर पंचर हो चुका था। ये देखते ही सुहानी और विवेक निशा को शक भरी नज़रों से देखने लगते हैं। वो समझ गए थे कि ये कारनामा निशा का है। अपने प्लान के हिसाब से निशा अब पद्मिनी के पास उसकी हेल्प करने के लिए जाने वाली थी और हेल्प करने के बहाने उसे पद्मिनी को छूना था। अगर पद्मिनी निशा के छूने से पद्मिनी पर कुछ असर होता तो उसका उस साये से जरूर कोई कनेक्शन होता। यही निशा का प्लान था। निशा पद्मिनी की तरफ बढ़ने वाली ही थी, तभी पद्मिनी अपने चारों तरफ देखने लगती है। जैसे ही पद्मिनी निशा और उसके दोस्तों की तरफ देखती है, निशा, सुहानी और विवेक पीछे पलट जाते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो पद्मिनी को देख ही नहीं रहे हैं। पद्मिनी अपने आसपास किसी को ना पाकर एक डेविल स्माइल के साथ उस पंचर टायर को देखती है। पद्मिनी की नज़र जब उस टायर पर जाती है तो सुहानी, निशा और विवेक तिरछी नज़रों से पद्मिनी को देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि पद्मिनी के उस टायर को देखते ही वो टायर अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ ही पलों में वो पंचर टायर बिल्कुल नया सा हो गया था। पद्मिनी ये देखकर मुस्कुराती है और कार में बैठकर वहां से चली जाती है। सुहानी, विवेक और निशा को ये देखकर सदमा लग गया था। वो आंखें फाड़े वहीं पर खड़े थे। वो तो पद्मिनी पर बस एक छोटा सा टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन जो उन्होंने अभी अभी देखा था उसे देखकर उनके होश उड़ गए थे। वही पद्मिनी कार की मिरर से उन तीनों का हैरान चेहरा देख रही थी। वो एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, बेवकूफ बच्चे, तुम जानते भी नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इधर सुहानी, निशा और विवेक अब तक सदमे से बाहर नहीं आए थे। उनके मन में थोड़ा भी शक ही नहीं था कि पद्मिनी सिंघानिया एक नॉर्मल इंसान नहीं है। पद्मिनी के जाने के कुछ देर बाद वो तीनों इस सदमे से बाहर आते हैं। विवेक घबराहट भरी आवाज में कहता है, यार, जो मैंने अभी अभी देखा, क्या वो सच है? निशा सदमे में ही जवाब देती है, नहीं, ये सच नहीं है, ये सच हो ही नहीं सकता। हम तीनों सपना ही देख रहे हैं, ऐसा रियल में थोड़ी होता है। विवेक फिर से कहता है, यार, ये भूतनी है या मैकेनिक, 1 सेकंड में टायर रिपेयर कर दिया। सुहानी इस इंसिडेंट से ज्यादा अफेक्टेड नहीं थी। उसे इस बात का अंदाजा पहले ही हो गया था कि पद्मिनी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो निशा को शाबाशी देते हुए कहती है, ग्रेट निशा, तुम्हारा प्लान तो माइंड ब्लोइंग था, ये काम कर गया। सुहानी की बात सुनकर निशा मन ही मन सोचती है, अरे यार, अब इनको कैसे बताऊं कि ये तो मेरा प्लान था ही नहीं, मैंने तो कुछ और ही सोच कर रखा था। यहाँ तो ऐसा तुक्का लग गया है जो मैंने मारा ही नहीं था। विवेक भी निशा की तारीफ करते हुए कहता है, रियली, ये तो वाकई में बहुत अच्छा प्लान था। निशा पद्मिनी की तरफ बढ़ने वाली ही थी, तभी पद्मिनी अपने चारों तरफ देखने लगती है। जैसे ही पद्मिनी निशा और उसके दोस्तों की तरफ देखती है, निशा, सुहानी और विवेक पीछे पलट जाते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो पद्मिनी को देख ही नहीं रहे हैं। पद्मिनी अपने आसपास किसी को ना पाकर एक डेविल स्माइल के साथ उस पंचर टायर को देखती है। पद्मिनी की नज़र जब उस टायर पर जाती है तो सुहानी, निशा और विवेक तिरछी नज़रों से पद्मिनी को देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि पद्मिनी के उस टायर को देखते ही वो टायर अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ ही पलों में वो पंचर टायर बिल्कुल नया सा हो गया था। पद्मिनी ये देखकर मुस्कुराती है और कार में बैठकर वहां से चली जाती है। सुहानी, विवेक और निशा को ये देखकर सदमा लग गया था। वो आंखें फाड़े वहीं पर खड़े थे। वो तो पद्मिनी पर बस एक छोटा सा टेस्ट करना चाहते थे।
लेकिन जो उन्होंने अभी अभी देखा था उसे देखकर उनके होश उड़ गए थे। वही पद्मिनी कार की मिरर से उन तीनों का हैरान चेहरा देख रही थी। वो एक डेविल स्माइल के साथ कहती है, बेवकूफ बच्चे, तुम जानते भी नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इधर सुहानी, निशा और विवेक अब तक सदमे से बाहर नहीं आए थे। उनके मन में थोड़ा भी शक ही नहीं था कि पद्मिनी सिंघानिया एक नॉर्मल इंसान नहीं है। पद्मिनी के जाने के कुछ देर बाद वो तीनों इस सदमे से बाहर आते हैं। विवेक घबराहट भरी आवाज में कहता है, यार, जो मैंने अभी अभी देखा, क्या वो सच है? निशा सदमे में ही जवाब देती है, नहीं, ये सच नहीं है, ये सच हो ही नहीं सकता। हम तीनों सपना ही देख रहे हैं, ऐसा रियल में थोड़ी होता है। विवेक फिर से कहता है, यार, ये भूतनी है या मैकेनिक, 1 सेकंड में टायर रिपेयर कर दिया। सुहानी इस इंसिडेंट से ज्यादा अफेक्टेड नहीं थी। उसे इस बात का अंदाजा पहले ही हो गया था कि पद्मिनी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो निशा को शाबाशी देते हुए कहती है, ग्रेट निशा, तुम्हारा प्लान तो माइंड ब्लोइंग था, ये काम कर गया। सुहानी की बात सुनकर निशा मन ही मन सोचती है, अरे यार, अब इनको कैसे बताऊं कि ये तो मेरा प्लान था ही नहीं, मैंने तो कुछ और ही सोच कर रखा था। यहाँ तो ऐसा तुक्का लग गया है जो मैंने मारा ही नहीं था। विवेक भी निशा की तारीफ करते हुए कहता है, रियली, ये तो वाकई में बहुत अच्छा प्लान था। सुहानी और विवेक से तारीफ पाकर निशा सोच में पड़ जाती है। वो अपने मन में कहती है, कोई बात नहीं, मैं इनको क्यों बताऊं कि ये मेरा प्लान नहीं था, फ्री की तारीफ मिल रही है, ले लेती हूँ। ये सोचकर निशा शेखी मारते हुए कहती है, हाँ तो क्या, आज तक मेरा कोई भी प्लान फेल हुआ है जो आज होता। तुमको पता है मैंने कितनी मेहनत की थी इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। विवेक निशा को बचपन से जानता था। निशा के अंदाज से विवेक को उस पर शक होता है और वो निशा से कहता है, लेकिन कल तक तो तुम्हारा प्लान कुछ और ही था। तुम तो रुद्राक्ष पहने हुए पद्मिनी को छूकर टेस्ट करने वाली थी। निशा अब नर्वस हो जाती है, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए कहती है, मैंने लास्ट मोमेंट में अपना प्लान चेंज कर लिया था। जीनियस लोगों की यही पहचान होती है, वो अपना पूरा प्लान किसी को नहीं बताते और उनका प्लान भी हमेशा तैयार रहता है। सुहानी इनकी बातों को बीच में ही टोकते हुए कहती है, चलो, हमें ये तो पता चल गया है कि पद्मिनी के साथ कुछ गड़बड़ तो जरूर है। विवेक कंफ्यूज होकर कहता है, तो क्या यही वो साया है? सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ये हो भी सकता है और नहीं भी। रात के 8 बजे थे। शिमला के जंगल के बीच सुनसान सड़क पर एक ब्लैक कार बड़ी तेजी से चल रही थी। जंगल के सन्नाटे में उस कार के चलने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद पक्की सड़क खत्म हो जाती है और वो कार उतनी ही तेजी से उबड़ खाबड़ जमीन पर चलने लगती है। वो कार बड़े बड़े चट्टानों और गुफाओं के बीच कच्चे रास्ते पर चल रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, रोशनी के नाम पर सिर्फ कार की हेडलाइट जल रही थी। कुछ आगे चलने पर कार की हेडलाइट जलने और बुझने लगती है और फिर हेडलाइट पूरी तरह से बुझ जाती है। हेडलाइट बंद होने पर भी कार की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं होती। ऐसा लग रहा था जैसे ड्राइवर को रास्ता देखने के लिए रोशनी की जरूरत ही नहीं है। वो कार एक जगह पर आकर रुक जाती है क्योंकि उससे आगे कार नहीं जा सकती थी। कार से एक आदमी निकलता है। उसकी हाइट लगभग 6 फीट थी। उसने ब्लैक लेदर जैकेट पहना हुआ था। अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो आदमी पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। कुछ ऊंचाई पर आसानी और बड़ी तेजी से चढ़ने के बाद वो एक बड़ी सी गुफा के सामने रुक जाता है। कुछ देर तक उस गुफा को देखने के बाद वो आदमी गुफा के अंदर चला जाता है। वो गुफा काफी गहरी थी और उसका रास्ता बहुत संकरा था। वो आदमी जैसे जैसे गुफा के अंदर जा रहा था वैसे वैसे अंधेरा और भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन उस आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बड़ी तेजी से चलते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ रोशनी दिखाई देती है। आगे जाने पर गुफा का संकरा रास्ता खत्म हो जाता है और अंदर एक बड़ा सा स्पेस होता है। वहां कुछ मसालें जल रही थी, फिर भी वहां कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। उस आदमी के वहां पहुंचते ही एक गरजती हुई आवाज सुनाई देती है, युवराज दीवान, कई सालों बाद आज यहाँ क्या करने आए हो? वो आदमी कुछ कदम और आगे बढ़ता है और एक मशाल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि युवराज ही था। युवराज सामने देखता है, वहां एक सांवला सा आदमी एक बड़े से पत्थर पर बैठा था। उस आदमी के काले लंबे बाल और दाढ़ी थी। कपड़े के नाम पर उसने एक काले रंग की धोती पहनी हुई थी। उसके मस्तक पर काला टीका लगा हुआ था और दिखने में वो एक तांत्रिक लग रहा था। वो तांत्रिक युवराज से कहता है,
बोलो युवराज, आज मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? तुम्हें तो मैं और मेरी तंत्र विद्या किसी काम की नहीं लगती। युवराज उसे कोई जवाब नहीं देता। वो अपना हाथ अपनी जैकेट के लेफ्ट पॉकेट में डालता है। युवराज अपने पॉकेट से एक सफेद लिफाफा बाहर निकालता है। वो लिफाफे में अपना अंगूठा और तर्जनी उंगली डालते हुए अंदर से एक बाल निकालता है। ये वही बाल था जो उसने कल रात सुहानी के कमरे में जाकर लिया था। कल रात वो युवराज ही था जो सुहानी के कमरे में गया था। युवराज उस तांत्रिक की तरफ बढ़ता है और बिना कुछ कहे वो बाल उसकी तरफ बढ़ा देता है। तांत्रिक सवालिया नजरों से युवराज को देखता है। युवराज कहता है, अब कुछ आता है या पहले जैसे ही हालत है? वो तांत्रिक गुस्से से युवराज को घूरने लगता है। फिर उस बाल को अपने हाथ में लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ पलों के बाद वो तांत्रिक एक झटके से अपनी आंखें खोलता है। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। वो हैरान होकर युवराज से कहता है, नहीं, ये असंभव है। वो तांत्रिक सुहानी के बाल को हैरानी से देखते हुए कहता है, ये असंभव है। मेरी गणना के अनुसार तो ये लड़की मर चुकी है। वो बौखलाहट के साथ युवराज से कहता है, क्या ये किसी मृत लड़की के बाल हैं? तांत्रिक की ये बात सुनकर युवराज भी हैरान रह जाता है। वो अपनी आंखें छोटी करके कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तांत्रिक कहता है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्या ये किसी मृत लड़की के बाल है? युवराज जवाब देता है, क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ लगता हूँ कि किसी मरी हुई लड़की के बाल संभाल कर रखूंगा? तांत्रिक कुछ सोचता है और कहता है, युवराज, मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए, उसके बाद ही मैं तुम्हें इस बारे में कुछ बता पाऊंगा। युवराज उस तांत्रिक को ताना मारते हुए कहता है, तुम पता लगा तो लोगे न, या पिछली बार की तरह मुंह की खाओगे? अब उस तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है। युवराज ने अभी अभी उस तांत्रिक के सामने ही उसकी काबिलियत पर सवाल उठा दिया था। वो गुस्से से युवराज को घूरने लगता है। युवराज को तांत्रिक के गुस्से से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उसी तरह वहां खड़ा रहता है। तांत्रिक के युवराज की तरफ देखते ही पेड़ की बहुत सी गुफा के अंदर आ जाती है और वो लताएं युवराज की तरफ बढ़ने लगती है। युवराज को अब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसी तरह वहां खड़ा रहता है। वो लताएं पहले तो युवराज के पैर को बांध लेती है, पैर के बाद हाथ को, फिर युवराज के पूरे शरीर को बांधकर उसके शरीर को जकड़ने लगती है। किसी और इंसान के साथ अगर ये सब होता तो वो दर्द और मौत के खौफ से चीखने और छटपटाने लगता, लेकिन युवराज को ना तो दर्द महसूस हो रहा था और ना ही उसे मौत का खौफ था। वो बस बिना किसी एक्सप्रेशन के वहां खड़ा था, जैसे उसे उन लताओं के जकड़ने से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। ये उस तांत्रिक का मजाक उड़ाने जैसा था। कुछ देर उन लताओं के जकड़ने के बाद भी जब युवराज कुछ रिएक्ट नहीं करता तो उस तांत्रिक के चेहरे पर हार मानने वाली उदासी आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि युवराज को दर्द देना उसके बस का नहीं है। वो युवराज की तरफ अपनी उंगली करके कुछ इशारा करता है जिससे वो लताएं युवराज को आज़ाद कर देती हैं। युवराज तांत्रिक को ताना मारते हुए कहता है, मुझे लगा था कि इतने सालों में तुमने कुछ तो बेहतर सीखा होगा, लेकिन कहते हुए युवराज खामोश हो जाता है। तांत्रिक अपनी आवाज में नरमी लाकर कहता है, युवराज, ऐसा नहीं है कि तब मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो साया बहुत ही शक्तिशाली है। तब मुझमें उससे टक्कर लेने की क्षमता नहीं थी और उसकी कीमत भी मुझे चुकानी पड़ी है। ये कहते हुए वो तांत्रिक अपने बाईं तरफ देखता है। उस तांत्रिक की बाईं हथेली नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी बाईं हथेली काट ली हो। उस तांत्रिक की बात सुनकर युवराज कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो गंभीर आवाज में कहता है, मैं 2 दिन के बाद आता हूँ, और वहां से जाने लगता है। युवराज वहां से जाने के लिए 2-3 कदम ही चल पाया था, तभी तांत्रिक उससे कहता है, 6 महीने बचे हैं ना तुम्हारे पास? उस तांत्रिक की बात सुनकर युवराज 1 सेकंड के लिए रुकता है और बिना कोई जवाब दिए आगे आगे बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद तांत्रिक फिर से अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लगता है। युवराज उसी तेजी से कार चलाते हुए शहर की तरफ बढ़ रहा था। कार चलाते वक्त युवराज के दिमाग में उस तांत्रिक की बातें चल रही थी। इस वक्त युवराज के मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, क्या सुहानी वही लड़की है? क्या उस रात वो लड़की बच गई थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो कार तो खाई में गिर गई थी। युवराज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुहानी है कौन। अगली सुबह सुहानी, निशा और विवेक कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे। उनके हाथों में कॉफी का एक मग था। इस वक्त उन तीनों के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। निशा अपना कॉफी मग टेबल पर रखते हुए कहती है, तो तय रहा, आज रात हमें उस विशिंगवेल के पास वाले बंगले में जाना है। विवेक उसे टोकते हुए कहता है, सिंघानिया मेंशन कहते हैं उसे।
निशा अपना मुंह बनाकर कहती है, हाँ, सिंघानिया मेंशन, जो अब खंडहर बन चुका है। मेंशन वाली कोई बात बची है उसमें? सुहानी निशा और विवेक की बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो इस किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। निशा सुहानी के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ सुहानी? तू क्या सोच रही है? निशा के हाथ लगाते ही सुहानी अपने ख्यालों से बाहर आती है और सीरियस होकर उनसे कहती है, ये सिंघानिया मेंशन पद्मिनी सिंघानिया का है ना? विवेक हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ सुहानी, वो बंगला पद्मिनी सिंघानिया का ही है। मैंने सुना है कि कुछ साल पहले पद्मिनी ने उस बंगले को खरीदा था, लेकिन वो उस बंगले में रहती नहीं है। उसे खरीदने के 1 महीने के अंदर ही पद्मिनी ने उस बंगले को छोड़ दिया था। और अजीब बात यह है कि उसे छोड़ने के बाद पद्मिनी कभी वहां वापस नहीं गई। ये सुनकर निशा कहती है, इतने महंगे बंगले को खरीदकर उसने छोड़ क्यों दिया? और क्या अब वहां कोई नहीं रहता? विवेक कहता है, पद्मिनी ने बंगला क्यों छोड़ा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, वहां अब कोई भी नहीं रहता। इनफैक्ट वो बंगला तो लॉक भी नहीं रहता। हो सकता है विशिंग वेल के पास होने की वजह से सिंघानिया मेंशन में कुछ नेगेटिविटी आ गई हो और इसलिए पद्मिनी को उसे छोड़ना पड़ा हो। विवेक का जवाब सुनकर निशा को हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए कहती है, पद्मिनी ने नेगेटिविटी की वजह से बंगला छोड़ा होगा? वो क्या खुद एक भटकती आत्मा से कम है? निशा के ऐसा कहने पर सुहानी और विवेक को भी हंसी आ जाती है। विवेक हंसते हुए कहता है, हाँ, ये बात तो है। सुहानी कुछ सोचकर विवेक से कहती है, विवेक, पद्मिनी ने सिंघानिया मेंशन किससे खरीदा था? विवेक ना में सर हिलाकर जवाब देता है, नहीं पता यार। मैंने इस बारे के पता लगाने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत पहले की बात है तो मुझे कुछ पता नहीं चला। और वैसे भी इस बात से क्या फर्क पड़ता है? सुहानी अपनी बात पर जोर देकर कहती है, फर्क पड़ता है। पुराना रोड, विशिंग वेल, सिंघानिया मेंशन, ये तीनों उस साय के जुड़े हैं और सिंघानिया मेंशन पद्मिनी से जुड़ा है। मुझे हमेशा से लगता है कि उस साय और पद्मिनी सिंघानिया का कुछ तो कनेक्शन है। विशिंग वेल के पास कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो साया सिर्फ उसी जगह पर अपना शिकार करता है। इन सब का पता लगाने के लिए हमें पद्मिनी सिंघानिया का पूरा बायोडेटा पता करना होगा। निशा सुहानी की बातों से सहमत होकर कहती है, हाँ विवेक, सुहानी सही कह रही है। हमें पद्मिनी के बारे में सब कुछ पता करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। विवेक भी उन दोनों से सहमत होकर कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन आज रात हमें सिंघानिया मेंशन जाना है, बाकी उसके बाद देखेंगे। दोपहर के 12 बजे थे। सेंट थॉमस कॉलेज से थोड़ी दूर सुनसान सड़क में एक ब्लैक कार खड़ी थी। थोड़ी देर में वहां एक दुबला पतला सा लड़का आता है, जिसने ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। उसकी हाइट लगभग 5'8" थी। उसने आंखों में एक मोटा सा चश्मा लगाया था और उसके बाल घुंघरालू थे। उसने अपने कंधे पर एक ब्लैक कलर का बैग लटकाया था। दिखने में वो कोई कॉलेज स्टूडेंट लग रहा था। वो लड़का अपने आसपास ऐसे देख रहा था जैसे वो श्योर होना चाहता हो कि वहां उसके अलावा और कोई नहीं है। अपने आसपास देखकर जब वो पूरी तरह श्योर हो जाता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, तब वो लड़का उसी ब्लैक कार की तरफ बढ़ता है। उस कार के पास जाकर वो लड़का कार के अंदर ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। कार में बैठकर वो देखता है कि उस कार की ड्राइविंग सीट पर युवराज दीवान बैठा था। युवराज उस लड़के की तरफ 2000 के नोटों की 2 गड्डियां बढ़ाता है। वो लड़का उन गड्डियों को लेकर अपने बैग में डाल देता है और युवराज से कुछ बातें करने लगता है। वो युवराज को सुहानी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। युवराज बड़े गौर से एक एक बात सुन रहा था। सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद वो लड़का कार से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसे कुछ याद आता है। वो युवराज की तरफ मुड़कर कहता है, अरे हाँ मी। युवराज, मैं तो बताना ही भूल गया, सुहानी शर्मा अडॉप्टेड है। जब वो लगभग 7 साल की थी तब उसे अडॉप्ट किया गया था। सुहानी शर्मा की 7 साल की उम्र से पहले की इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं नहीं मिली है। ये सुनकर युवराज शॉक्ड रह जाता है। वो गुस्से में उस लड़के को घूरते हुए कहता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम मुझे आखिरी में बता रहे हो। मैंने कहा था मुझे सुहानी शर्मा के बारे में सब कुछ जानना है। सब कुछ का मतलब समझ नहीं आता तुम्हें? युवराज का गुस्सा देखकर वो लड़का घबरा जाता है। उसे युवराज के गुस्से के बारे में अच्छे से पता था। वो डरते हुए कहता है, मी। युवराज, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सुहानी शर्मा के 7 साल की उम्र से पहले के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। युवराज सामने देखते हुए गुस्से में कहता है, गेट आउट। वो लड़का डरकर कार से बाहर चला जाता है। कार से बाहर आते ही वो चैन की सांस लेता है।
उसे तो लगा था आज युवराज गुस्से में उसे खा ही जाएगा। उसके बाहर निकलते ही युवराज तेजी से कार आगे बढ़ा देता है। युवराज गुस्से में अपनी कार बहुत ही स्पीड से चला रहा था। वो सुहानी के अडॉप्शन के बारे में सुनकर शॉक था और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने की वजह से गुस्से में भी। जैसे ही युवराज की कार सेंट थॉमस कॉलेज के गेट के पास पहुंचती है, एक लड़की अचानक से युवराज की कार के सामने आ जाती है। युवराज की कार पहले ही बहुत स्पीड में थी। सामने लड़की को देखकर युवराज तुरंत गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगाने के बाद भी युवराज की गाड़ी स्लिप कर जाती है और उस लड़की को कार से हल्की सी ठोकर लग जाती है। कार की ठोकर लगने से वो लड़की रोड पर गिर जाती है। युवराज फौरन कार से बाहर निकलता है और भागते हुए उस लड़की के पास जाता है। उस लड़की के पास जाने पर युवराज देखता है कि जिस लड़की को उसकी कार से ठोकर लगी है वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सुहानी है। सुहानी जमीन पर पड़ी थी और उठने की कोशिश कर रही थी। सुहानी को इस हालत में देखकर युवराज परेशान हो जाता है। वो सुहानी के पास आकर अपने घुटने के बल बैठ जाता है और उससे कहता है, सुहानी, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? युवराज की आवाज सुनकर सुहानी सर उठाकर सामने देखती है। उसके सामने युवराज था। जब सुहानी को पता चलता है कि उसे कार से ठोकर मारने वाला युवराज है तो उसका गुस्सा गायब हो जाता है, वरना उसने तो सोच रखा था कि इस कार के ड्राइवर को वो आसानी से जाने नहीं देगी। सुहानी के नजदीक जाते ही युवराज की नज़र उसकी कलाई पर पड़ती है। नीचे गिरने से सुहानी की कलाई में चोट लग गई थी और उससे थोड़ा खून भी बह रहा था। युवराज सुहानी की छोटी सी चोट देखकर ऐसे परेशान हो जाता है जैसे उसका कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो। वो हड़बड़ाते हुए सुहानी से कहता है, तुम्हें चोट लगी है और खून भी बह रहा है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। युवराज को ऐसे रेस्टलेस देखकर सुहानी कहती है, युवराज सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बस एक छोटी सी चोट है, आप परेशान मत होइए। अब युवराज थोड़ा शांत हो जाता है। उसे एहसास होता है कि सुहानी उसके रिएक्शन को नोटिस कर रही है। वो सुहानी को देखकर अपने मन में कहता है, सुहानी की चोट से मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? युवराज जानता था कि पहले दिन से ही उसे सुहानी के साथ एक अलग ही कनेक्शन फील हो रहा था। वो जितना खुद को सुहानी के करीब जाने से रोकता, उतना ही उसकी तरफ खींचा चला जाता था। दिनों दिन युवराज के लिए खुद को सुहानी से दूर रख पाना मुश्किल होता जा रहा था। सुहानी भी युवराज को ही देख रही थी। युवराज को देखते हुए वो अपने मन में कहती है, युवराज सर, जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? क्यों मेरी एक छोटी सी चोट आपको इतना परेशान कर रही है? पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आप झूठ बोलते हैं जब आप कहते हैं कि आप मेरे लिए कुछ भी फील ही नहीं करते। कुछ देर पहले युवराज मन जो बेचैन था वो सुहानी की आंखों में देखते ही बिल्कुल शांत हो जाता है। कुछ देर तक युवराज और सुहानी एक दूसरे को बस देखते रहते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे की आंखों में खो गए हो। तभी वहां से तेज हॉर्न के साथ एक कार गुजरती है और कार की आवाज से युवराज अपने ख्यालों से बाहर आता है और सुहानी से अपनी नजरें हटा लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी भी होश में आती है। ये सिचुएशन अब उन दोनों के लिए ऑकवर्ड हो गई थी। युवराज को कुछ याद आता है और वो सुहानी का हाथ अपने हाथों में ले लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी हड़बड़ा जाती है। वो समझ नहीं पाती कि युवराज क्या करने की कोशिश कर रहा है। युवराज के हाथ में अपना हाथ होने पर वो थोड़ी नर्वस हो रही थी। युवराज सुहानी की आंखों में देखकर कहता है, रिलैक्स, मैं बस तुम्हारी चोट को देख रहा हूँ। सुहानी अब कुछ शांत हो जाती है। युवराज अपने एक हाथ से सुहानी का हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ को उसकी कलाई की चोट पर रखता है। ऐसा करके युवराज एक नज़र सुहानी के चेहरे पर डालता है जो इस वक्त उसे ही देख रही थी। सुहानी का युवराज को इस तरह से देखना उसे और भी बेचैन कर देता था। युवराज अपनी नज़रें फेर लेता है और सुहानी की उस चोट से अपना हाथ हटाता है। युवराज के हाथ हटाते ही सुहानी जब अपनी कलाई को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उसकी कलाई से वो चोट अब पूरी तरह से गायब हो गया था। चोट तो दूर, अब वहां किसी खरोंच तक का निशान नहीं था। युवराज के हाथ हटाते ही सुहानी जब अपनी कलाई को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उसकी कलाई से अब वो चोट पूरी तरह से गायब हो गई थी। चोट तो दूर, अब वहां किसी खरोंच तक का निशान नहीं था। सुहानी हैरानी से एक बार अपने हाथ को तो एक बार युवराज को देखने लगती है। युवराज अभी भी सुहानी का हाथ थामे रोड पर घुटने के बल बैठा था। युवराज सुहानी की आंखों में देखकर कहता है, शिवी। युवराज के मुंह से शिवी सुनकर सुहानी को बहुत अजीब लगता है।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये नाम पहले भी कई बार सुना हुआ है, लेकिन सुहानी को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये नाम इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। युवराज बड़े गौर से सुहानी के चेहरे पर आ रहे एक एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। सुहानी अपने दिमाग पर जोर देकर कुछ याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। युवराज और सुहानी ये बात भूल ही गए थे कि वो दोनों अभी भी रोड पर बैठे हैं और युवराज ने अभी भी सुहानी का हाथ पकड़ा है। उसी समय निशा वहां आ जाती है। वो युवराज और सुहानी को रोड में इस तरह से बैठे देखकर चौंक जाती है। दोनों को इस तरह साथ में देखकर निशा उनके पास जाकर खांसने की एक्टिंग करने लगती है। निशा के खांसने की आवाज़ सुनकर युवराज और सुहानी उसकी तरफ देखते हैं। निशा को देखते ही युवराज सुहानी का हाथ छोड़ देता है और वो दोनों खड़े हो जाते हैं। निशा उन दोनों को छेड़ते हुए कहती है, क्या मैं गलत वक्त पर आ गई? सुहानी और युवराज ये सुनकर काफ़ी एम्बेरस हो जाते हैं। सुहानी ब्लश करने लगती है, लेकिन युवराज अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए अपनी कार में बैठकर कॉलेज कैंपस के अंदर चला जाता है। युवराज के वहां से चले जाने के बाद निशा शक भरी नजरों से सुहानी को देखकर कहती है, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है ना? निशा की बात सुनकर सुहानी हड़बड़ा जाती है और खुद को संभालते हुए कहती है, तू पागल है क्या, कुछ भी बोलती है? निशा सुहानी को ताना मारते हुए कहती है, अच्छा मैं पागल हूँ? अगर तुम दोनों के बीच कुछ चल नहीं रहा है तो तू इतना ब्लश क्यों कर रही है? सुहानी अपनी सफाई में कुछ कहने ही वाली थी, तभी वहां विवेक आ जाता है। वो उन दोनों से कहता है, थैंक गॉड तुम दोनों यहीं मिल गए। आज रात 10 बजे रेडी रहना, हम उस सिंघानिया मैंशन में जाएंगे। देखते हैं वहां ऐसा क्या है जो वो अंकल हमें दिखाना चाहते हैं। विवेक सुहानी को देखते हुए आगे कहता है, सुहानी तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मेरे और निशा के पास ये रुद्राक्ष है तो हमें ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। निशा भी विवेक की बात से सहमत होकर चिंता भरी नजरों से सुहानी को देखने लगती है। सुहानी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इधर अर्नव की कार पुलिस स्टेशन में आकर रुकती है। कार से उतरकर अर्नव पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। उसके पुलिस स्टेशन में एंटर करते ही सभी लोग खड़े हो जाते हैं। अर्नव इंस्पेक्टर शर्मा के ऑफिस के अंदर आ जाता है। अंदर आकर वो देखता है कि इंस्पेक्टर शर्मा अपनी कुर्सी पर अपना सिर पकड़े बैठे थे। उसके सामने टेबल पर बहुत सारी फाइलें बिखरी पड़ी थी। अर्नव इंस्पेक्टर शर्मा को इस हालत में देखकर कहता है, क्या हुआ इंस्पेक्टर, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अर्नव की आवाज़ सुनकर इंस्पेक्टर शर्मा सामने देखता है। अर्नव को देखते ही वो हड़बड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। इंस्पेक्टर अर्नव को सल्यूट करके कहता है, जय हिंद सर। अर्नव इंस्पेक्टर कहता है, क्या बात है इंस्पेक्टर, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। इंस्पेक्टर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहता है, सर आपका शक सही निकला। अर्नव इंस्पेक्टर से मजाकिये लहजे में कहता है, यहाँ तो मुझे बहुत सारे शक हो रहे हैं, उनमें से कौन सा शक सही निकला? इंस्पेक्टर बौखलाहट के साथ कहता है, सर वो सारी डेड बॉडीज वही है जिनकी मिसिंग कंप्लेन इंडिया के अलग अलग शहरों में दर्ज की गई है। जिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस का आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसका डायरेक्ट लिंक इन मर्डर केस से है। अर्नव इंस्पेक्टर से कहता है, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, हम तो सही रास्ते पर जा रहे हैं ना? इंस्पेक्टर और भी परेशान होकर कहता है, सर परेशानी की बात यह है कि इस केस से शहर का सबसे पावरफुल इंसान का नाम जुड़ा है, मी यशवंत दीवान, और उस पर हाथ डालने का मतलब है शेर के मुंह में हाथ डालना। अर्नव थोड़ी सख्ती के साथ कहता है, चाहे कोई क्रिमिनल कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। बस एक बार कोई बड़ा सबूत हाथ लग जाए, फिर यशवंत दीवान हो या कोई और मुझसे नहीं बच पाएगा। इंस्पेक्टर शर्मा कहता है, सर आप समझ नहीं रहे हैं, यशवंत दीवान युवराज दीवान के पिता हैं। चाहे कुछ भी हो जाए युवराज दीवान किसी को भी उन तक नहीं पहुंचने देगा। अर्नव कहता है, क्यों, युवराज दीवान इतना पावरफुल है? इंस्पेक्टर कहता है, सर वो हिमाचल का सबसे पावरफुल इंसान है, यहाँ की इकोनॉमी के लेकर पॉलिटिक्स तक सब कुछ उसके कंट्रोल में है। अर्नव कुछ सोचते हुए कहता है, हमें कोई ऐसा प्लान बनाना होगा कि क्रिमिनल को रंगे हाथों पकड़ा जा सके, फिर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। रात के 10 बजे थे। सुहानी, निशा और विवेक पुराने रोड पर खड़े थे। वो रोड बिल्कुल सुनसान था, चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला था। हमेशा की तरह वो जगह बहुत भयानक दिख रही थी। उन तीनों से कुछ ही दूरी पर विशिंग वेल था। विशिंग वेल को देखकर सुहानी को वहां हुए सारे इंसिडेंट्स एक के बाद एक करके याद आ रहे थे।
उन इंसिडेंट्स के बारे में सोचते हुए सुहानी का डर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। यही हाल उसके साथ आए निशा और विवेक का भी था। निशा बहुत ही धीमी आवाज में कहती है, यार, हिम्मत करके यहाँ तक आ तो गए हैं, लेकिन अब एक और कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही है। विवेक डरते हुए कहता है, मेरी भी। सुहानी हिम्मत करके उन दोनों से कहती है, चलो अब, इससे पहले कोई और आ जाए, हमें सिंघानिया मेंशन में जाना होगा। वो तीनों धीरे धीरे विशिंग वेल की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन तीनों के हाथ में उनका मोबाइल था, जिसके टॉर्च की रोशनी से वो अपने आसपास देख पा रहे थे। एक एक कदम विशिंग वेल की तरफ बढ़ाते हुए सुहानी को नेगेटिव एनर्जी बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उस विशिंग वेल को देखते हुए सुहानी अपने मन में कहती है, आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि वो साया इसी जगह पर लोगों का शिकार करता है। विशिंग वेल पार करके वो तीनों सिंघानिया मेंशन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही देर में वो तीनों सिंघानिया मेंशन के सामने खड़े थे। उस मेंशन का मेन गेट लगभग 20 फीट ऊंचा था, जो खुला हुआ था। देखने में वो गेट काफी डैमेज लग रहा था। सुहानी अपने दोस्तों के साथ गेट के अंदर जाती है। अंदर जाकर अपने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से वो तीनों अपने आसपास देखते हैं। वो जगह किसी खंडहर की तरह दिखाई दे रही थी। जमीन पर पेड़ की सूखी पत्तियां और धूल फैले हुए थे। मेन गेट और बंगले के बीच बहुत बड़ा स्पेस था। अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन ये नज़ारा बहुत डरावना था। निशा, सुहानी और विवेक बंगले के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। बंगले का दरवाजा किसी मजबूत लकड़ी का बना हुआ था, जिसका ऊपरी हिस्सा गोल था। उस दरवाजे पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और दरवाजा हल्का सा खुला हुआ थी। दरवाजे के पास पहुंचकर वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं। डर से उनका गला सूख रहा था। एक कदम भी आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। सुहानी कहती है, चले अंदर। निशा जवाब देती है, अब और कोई रास्ता नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा। सुहानी हिम्मत करके उस दरवाजे को हाथ लगाकर हल्का सा धक्का देती है। एक अजीब सी आवाज के साथ वो दरवाजा खुल जाता है। सुहानी घबराते हुए सबसे पहले उस बंगले के अंदर जाती है। उसके पीछे निशा और विवेक भी अंदर आते हैं। बंगले के अंदर एक बड़ा सा हॉल था। अंधेरा होने की वजह से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन चारों तरफ टॉर्च से देखने पर समझ आ रहा था कि वो बंगला बहुत ही आलीशान है। हॉल के ठीक बीच में काउच का एक बड़ा सा सेट था, लेकिन अब वो पूरी तरह से धूल से ढका हुआ था। सुहानी परेशान होकर दोनों से कहती है, तुम दोनों अब लड़ना बंद करो, हमें सना को ढूंढना है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। निशा और विवेक सुहानी की बात सुनकर चुप हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि इस वक्त सना को ढूंढना उनके झगड़े से ज्यादा जरूरी है। वो सिंघानिया मेंशन के हॉल को चारों तरफ से देखने लगते हैं। विवेक उस बंगले को देखते हुए कहता है, यार, ये बंगला तो बहुत आलीशान है, पद्मिनी ने इसे क्यों छोड़ा होगा। सुहानी विवेक की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वो बस गौर से उस बंगले को देख रही थी। पता नहीं क्यों सुहानी को ये बंगला काफी जाना पहचाना सा लग रहा था। वो अभी भी कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमेशा की तरह उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सुहानी बंगले के एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, हम इस कमरे से शुरू करते हैं। इसके बाद एक एक करके सभी कमरों में सना को ढूंढेंगे, शायद वो हमें किसी कमरे में मिल जाए। निशा और विवेक सर हिलाकर सुहानी की बात पर हामी भर देते हैं। वो तीनों उस कमरे के अंदर जाते हैं। वो कमरा किसी स्टोर रूम की तरह दिखाई दे रहा था। चारों तरफ देखने पर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। एक एक करके वो तीनों बंगले के सारे कमरों में सना को ढूंढते हैं, लेकिन सना उन्हें कहीं नहीं मिलती। निशा इरिटेट होकर कहती है, यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। मुझे लगता है वो अंकल हमारी फिरकी ले रहे थे, फालतू में हमें यहाँ भेज दिया। निशा की बात सुनकर विवेक कुछ कहने ही वाला होता है, तभी सुहानी कहती है, नहीं, हमने अभी तक सारा कमरा नहीं देखा है, एक कमरा अभी भी बाकी है। निशा और विवेक एक साथ कहते हैं, कौन सा कमरा। सुहानी जवाब देती है, तहखाना। ये सुनते ही निशा और विवेक हैरान होकर सुहानी को देखने लगते हैं। विवेक सुहानी से कहता है, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ कोई तहखाना है, और अगर है तो कहाँ है। सुहानी आगे बढ़ते हुए कहती है, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, तुम दोनों बस मेरे पीछे आओ। ये कहकर सुहानी उस पहले कमरे के अंदर चली जाती है। निशा और विवेक भी सुहानी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। उस कमरे के अंदर जाने के बाद सुहानी एक कोने के पास जाकर रुक जाती है और वहां रखे टेबल को हटाकर बड़े ध्यान से फ्लो को देखने लगती है। निशा और विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी क्या करने की कोशिश कर रही है। सुहानी जब फर्श को देखती है
तो उसे उस फर्श के एक किनारे पर एक हुक जैसा कुछ दिखता है। सुहानी उस हुक को पकड़कर अपनी तरफ खींचती है। सुहानी के ऐसा करने और फर्श का वो हिस्सा ऊपर उठ जाता है और नीचे तहखाने का रास्ता दिखने लगता है। ये देखकर निशा और विवेक दंग रह जाते हैं। उन दोनों के मन में इस वक्त बस एक ही सवाल चल रहा था कि सुहानी को इस तहखाने के बारे में कैसे पता चला। वो दोनों ये सवाल सुहानी से करना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है। ये सोचकर निशा और विवेक सुहानी से कुछ नहीं कहते। उस तहखाने में सबसे पहले विवेक उतरता है, फिर सुहानी और निशा उसके पीछे जाते हैं। जैसे तैसे उस रास्ते से वो तीनों तहखाने तक पहुंचते हैं। तहखाने के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। वो मोबाइल के टॉर्च की मदद से तहखाने को देख पा रहे थे। वो जगह पूरे बंगले से भी कहीं ज्यादा खौफनाक लग रहा था। तहखाने के ठीक बीच में एक गोल घेरा बना था। उस घेरे के बीच कुछ हड्डियां और एक खोपड़ी रखी थी। आसपास और भी कुछ अजीब सा सामान रखा था। उन चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई तंत्र क्रिया की जाती है। उस तहखाने का माहौल एक नॉर्मल इंसान को बुरी तरह से डराने के लिए काफी था। निशा और सुहानी ये बहुत डर रहे थे और अपनी जगह पर ही खड़े थे, लेकिन विवेक अभी भी टॉर्च की हेल्प से उस तहखाने में सना को ढूंढ रहा था। तहखाने के अंदर अंधेरे के साथ बिल्कुल खामोशी थी। तभी विवेक उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, सना यहाँ है। विवेक की आवाज तहखाने में गूंजने लगती है। ये सुनते ही निशा और सुहानी विवेक के पास जाती हैं और उनकी नज़र जमीन पर बेहोश पड़ी एक लड़की पर जाती है, जिसने सफ़ेद नाइट गाउन पहना हुआ था। उस लड़की के बाल बिखरे हुए थे और उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है और इसी वजह से बेहोश हो गई है। वो लड़की सना थी। उसे देखते ही विवेक आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बिना देर किए वो तीनों तहखाने से बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही वो तहखाने के दरवाजे की तरफ कुछ कदम बढ़ाते हैं, पीछे से एक औरत की आवाज़ आती है, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? मेरे घर आए हो, कम से कम मुझसे मिलकर तो जाओ। आखिर कौन थी औरत? क्या निशा, विवेक और सुहानी वहां से जिंदा निकल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए परछाई का अगला एपिसोड।